फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिफ्यूजन तक पढ़ लिया था, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या यूनिट्स होती हैं? अच्छा, आप लोग बताओ टेम्परेचर की क्या यूनिट्स होती हैं? आपको क्या क्या ऑलरेडी पता है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक और यूनिट होती है टेम्परेचर की और वो होती है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और ये टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट यही है। इंटरनेशनल सिस्टम में जिस यूनिट को माना जाता है वो यूनिट है केल्विन। तो देखो, केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे? K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस की जगह पर टेम्परेचर रखो कितना? 25 प्लस 273। ये आपका आ गया केल्विन में टेम्परेचर 298 केल्विन। ऐसे ही मान लो आपको उल्टा पूछे तो 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करवाना हो तो दोबारा से रिलेशन लिख लो। K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 300 केल्विन। अब केल्विन की जगह पर टेम्परेचर रखो 300, सेल्सियस वाला अब की बार आपको निकालना है प्लस 273। तो सेल्सियस कैसे निकाल दोगे? सेल्सियस को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। 300 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 300 केल्विन कितना होता है सेल्सियस में? 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ये आप लोगों को? अच्छा देखो, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है केल्विन में? कन्वर्ट करके देखते हैं। K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस की जगह क्या रखोगे? 0 प्लस 273, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है बराबर 273 केल्विन के। अगर आपसे पूछे 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन, या बता सकते हो। और 100 डिग्री सेल्सियस कितना निकल आएगा? 373 केल्विन। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको जो निकाल दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, दूसरे में चेंज हो जाएगा। इसके क्वेश्चन अब हो जाएंगे आप लोगों से। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, मैटर की आप लोगों ने कितनी स्टेट पढ़ ली है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको क्या करना है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना है। यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब स्टेट चेंज होंगी तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। या तो हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें। तो देखो, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोसेस जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है, यानी हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे और मैटर की स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। चलो देखते हैं मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, आप लोगों ने आइस को देखा है। आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। और थोड़ी देर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखी रहे तो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। तो उसमें क्या हो रहा है? सॉलिड चेंज हो रहा है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग हो रही है। तो मेल्टिंग के अंदर क्या होता है? सॉलिड यानी जब आइस फॉर्म थी तो उसका टेम्परेचर कम था, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा और वो किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में।
तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग हो गई। सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर जिस पर मेल्टिंग स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस इन विच solid substance changes into liquid substance on heating is known as melting। melting point की क्या definition दे सकते हो, the temperature at which solid substance start melting and changes into liquid is known as melting point of that substance। तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, ऐसे ही अब आपको पता है वाटर को जब आप बॉईल कर देते हो तो किस फॉर्म में बन जाता है, गैस फॉर्म में, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, और इसका एक और नाम है वेपोराइजेशन। चाहे वेपोराइजेशन बोल दो चाहे बॉइलिंग बोल दो, एक ही बात है। ऐसे मेल्टिंग का भी एक और नाम होता है फ्यूज़न, तो आप मेल्टिंग बोल दो चाहे फ्यूज़न बोल दो, एक ही बात है। ऐसे ही वो टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। आप डेफिनेशन दे सकते हो, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। अच्छा, अगर आपके पास में वाटर है, आपने फ्रीज में रख दिया तो किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में, यानी लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो ये देखो रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, जमना। ये भी कब होती है, जब आप टेम्परेचर कम कर देते हो। फ्रीज के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। और एक किसकी उल्टी प्रोसेस है, मेल्टिंग की, तो आप बोल सकते हो फ्रीजिंग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। इतना समझ में आया। और ऐसे ही गैस से अगर लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हो। जब आप फ्रिज से वाटर बोतल को निकालते हो, थोड़ी देर अगर बाहर रखी रहे तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं। वो किस कारण से होती है, कंडेंसेशन के कारण। वाटर वेपर अब किस फॉर्म में आ गई है, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे ही आप और एग्जांपल देख सकते हो। जब सुबह सुबह चाय बनती है तो जिस भी बर्तन में बन रही है, अगर आपने वो ऊपर से किसी प्लेट से ढका हुआ है तो उस प्लेट पर अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें हो जाती हैं। दिस इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन। नीचे वाटर वेपर्स उठ रही हैं जो गैस फॉर्म में है, और उनको जैसे टेम्परेचर कम मिलता है वो क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। आप डेफिनेशन दे सकते हो अपने आप, द प्रोसेस इन विच गैस और वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इज नोन एज कंडेंसेशन। और लिक्विड से गैस बनाते हैं तो क्या करते हैं, बाय हीटिंग, हीट करके बना देते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को। एक और प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उन दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ये आपने नया पढ़ा है, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड भी सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल देखो, जब हम लोग कपूर को जलाते हैं तो सॉलिड किस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, गैस में। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि आपने कपूर जलाया और वो लिक्विड फॉर्म में आया हो, फिर उसकी वेपर्स बनी हो, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या है, सब्लिमेशन। आप लोगों से सब्लिमेशन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो सब्लिमेशन के। कपूर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्फर। ऐसे ही नैप्थलीन बॉल्स, बहुत लोग अपने घरों में कपड़ों के अंदर छोटे छोटे नैप्थलीन की बॉल्स रख देते हैं ताकि कोई और इंसेक्ट उन पर अटैक न करे, और कुछ दिनों बाद जब आप देखोगे तो कपड़ों में वो नैप्थलीन बॉल्स मिलती ही नहीं है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड,
ये भी सब्लाइम कर जाता है। और एग्जाम्पल है इसके आयोडीन एक्सेट्रा। देखते हैं प्रेशर चेंज होने की वजह से कैसे स्टेट चेंज होती है। तो देखो, आपने पढ़ा था कि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते और ऐसे ही लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल कौन होती है? गैस। गैस पर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, वही हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अगर गैस पर हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर हमें दो कंडीशन रखनी पड़ती हैं। प्रेशर को हाई रखना पड़ता है और टेम्परेचर को हम थोड़ा लो रखते हैं। टेम्परेचर लो क्यों रख रहे हैं? कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पार्टिकल उतना ही मूव करेंगे, उनके पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लिक्विड बनाने में दिक्कत होगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को हाई रखते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं। आपने प्रेशर अप्लाई किया तो धीरे 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 क्या होगा? ये पार्टिकल्स पास में आते चले जाएंगे और पार्टिकल्स इतने पास में आ जाएंगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पहले लिख लिए थे। LPG हो गया, CNG हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है? लिक्विफाइड गैसेस के। आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो सब्लिमेशन में, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? ये CO2 गैस होती है जो कि सब्लाइम हो करके कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड फॉर्म्स में। तो सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जो नॉर्मल आइस होती है वो सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होती है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ड्राई आइस। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और वो है लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट वर्ड का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई या छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। तो देखो, हीट कैसे छुपती है? आप लोगों को पता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? उस चीज़ का बढ़ जाता है। ये जनरल सा फिनोमिना है। आप हीट करोगे किसी भी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है? हम लोग हीट भी कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमें नहीं दिखाई देता। तो हीट कहाँ चली जाती है? समझो, लेटेंट हीट कब रोल में आती है? जब मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही होती है। मान लो सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो भी लेटेंट हीट लगेगी। यानी जब जब फिजिकल स्टेट मैटर की चेंज होती हैं तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग लेटेंट हीट को समझते हैं। मान लो ये आपने बर्नर लगा रखा है और इसके ऊपर आपने एक बीकर लिया है, इसके अंदर आइस रखी हुई है, ये आइस है, ठीक। यहाँ आपने थर्मामीटर लगा रखा है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो जब आप इसको हीट करोगे तो आइस के इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वाटर में, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघलेगी नहीं, हमें थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलेगा। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, वाटर बन जाएगा, तब जाकर के कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी ड्यूरिंग द चेंज इन फिजिकल स्टेट हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और हीट तो कॉन्स्टेंटली सप्लाई हो रही है। तो ऐसी हीट जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ ना दिखाई दे, तो उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब पूरा फिजिकल चेंज हो चुका होगा। जब पूरी मेल्टिंग हो जाएगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया आप लोगों को लेटेंट हीट क्या होती है?
तो लेटेंट हीट होती है दो टाइप की, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूजन मतलब जब मेल्टिंग होती है तब जो लेटेंट हीट लगेगी, यानी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब जो लेटेंट हीट लगेगी उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप डिफाइन कैसे करोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को? द लेटेंट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे वेपोराइजेशन को, अगर 1 kg लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में तो कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा तो सोच के देखो, तो जो हीट पहले सप्लाई हो रही है वो कहाँ पर जा रही है, वो भी तो कहीं जा रही होगी, उसका भी तो कहीं यूज़ हो रहा होगा। तो जो हीट आप लोग पहले सप्लाई कर रहे होते हो वो यूज़ हो जाती है मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। मतलब जैसे बर्फ़ थी, आइस थी, तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होंगी। आप लोगों ने पढ़ा है सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, ऐसे लिक्विड में भी होती हैं लेकिन सॉलिड से कम। जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो किसके काम आ रही है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी तो ये थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। आया समझ आप लोगों को? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो इनिशियली हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, तो हम बोलेंगे दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट के जो हमारी एनसीईआरटी ने पूछे हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लो एक हाथ में आपके बर्फ़ है, दूसरे हाथ में वाटर है और दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंडा कौन ज़्यादा करेगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में? तो आप लोग बोलोगे आइस ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट, और वो किससे लेगी, आपके हाथ से। तो आपके हाथ को क्या लगने वाला है, ठंडा ठंडा लगेगा। हमारी बॉडी तो हीट लूज़ कर रही है, जबकि वाटर को किसी लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या है, उतना इफेक्टिव नहीं होगा ठंडा करने में। समझ में आया? ऐसे एक और आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि जो स्टीम होती है उससे अगर बर्न्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो ज़्यादा सीवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। का कारण क्या है? क्योंकि स्टीम के अंदर वाटर से ज़्यादा हीट थी ड्यू टू लेटेंट हीट। क्योंकि स्टीम जब बनी होगी लिक्विड से तो उसके अंदर लेटेंट हीट भी है। वो टेम्परेचर बढ़ा वो तो है ही, 100 डिग्री सेल्सियस तो दोनों के अंदर है ही है हीट इतनी, इसके अलावा उसके अंदर लेटेंट हीट भी है। तो इसीलिए वही स्टीम जब हाथ पर गिरती है तो जितनी हीट उसने ली थी उतनी ही रिलीज करेगी, और क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट है तो उससे ज़्यादा हीट रिलीज होगी, तो बर्न्स भी सीवियर प्रोड्यूस होंगे। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एवेपोरेशन। मान लो आप लोगों ने एक बड़ी सी परात ली, उसके अंदर पानी फिल किया और आपने वो अपनी छत पर ले जा कर के रख दी। परात समझते हो आप लोग, एक बहुत बड़ा थाल ऐसे समझो, उसमें पानी लिया और आपने छत पे जाके रख दिया। फिर आपने उसी परात को 6-7 घंटे बाद ऑब्जर्व किया, तो आप क्या देखोगे, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने रखा था उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, वो पानी कहाँ चला गया? उसका रीज़न है कि पानी भाप बन के ऊपर एनवायरनमेंट में चला गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है या फिर वेपर में चेंज हो जाता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा आपने हीट तो नहीं किया था, नहीं किया ना, लेकिन फिर भी देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो बॉइलिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि आपने टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाया है, इसके बावजूद लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम होता है एवेपोरेशन। आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है
तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? एवेपोरेशन। फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है, बॉयल तो कर ही नहीं रहे, फिर कैसे वेपर्स बन रही है? तो देखो, एक कंटेनर है, उसमें वाटर है, उसके कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो सीधे केस में कन्वर्ट हो गए वेपर में। सिंपल, ऐसे समझो। तो इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। कुछ पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो लिक्विड सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। एस्केप समझते हो तुम लोग? चले जाते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? सोच के देखो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन हो रहा है पार्टिकल्स की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अच्छा, हम लोग जब कपड़ों को सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं? उन्हें पूरा फैला फैला करके, कपड़ों को पूरा स्प्रेड करके सुखाते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि भाई उनको पूरा इकट्ठा कर दो और ऊपर रखाओ धूप में, सूख जाएंगे। नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा में कितनी नमी है? अच्छा, सोच के देखो, लोगों के कपड़े बारिश में जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में? गर्मियों में ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। है विंड की स्पीड। हवा अगर तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, तो विंड की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। आप कपड़ों का एग्जाम्पल लेके सारे फैक्टर समझा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो कम हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है आपका। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कूलिंग कॉस्ड बाय इवेपोरेशन। दिस वन इज रियली इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर स्टेट चेंज होती है तो कौन सी हीट लगती है? लेटेंट हीट। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रही है तो एक हीट चाहिए होती है। हम लोगों ने पढ़ी थी अभी, कौन सी हीट? लेटेंट हीट। एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में कि अगर आप अपने हाथ पर पेट्रोल डालो और अपने हाथ को ऐसे हिलाओ तो आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों है? ये है कूलिंग बाय इवेपोरेशन की वजह से। अब समझो इसको क्यों। आपको पता है कि जो स्प्रिट है, स्प्रिट का मतलब होता है ईथर या फिर पेट्रोल। वो पता है पेट्रोल कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। वो अगर वेपर्स बनाएगी तो उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट। ये ध्यान रखना, इवेपोरेशन भले ही बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर स्टेट चेंज होती है तो इसमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पेट्रोल को लेटेंट हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेगी? हमारे हाथ से। यानी हमारे हाथ में से कुछ हीट कौन ले रहा है? वो पेट्रोल, और वेपोराइज हो रही है। तो इसकी वजह से हमें क्या लगेगा? ठंडा, क्योंकि हमारे अंदर से तो हीट गई है। तो इस तरीके से इवेपोरेशन की वजह से क्या फील होती है? ठंडक। तो मटके में क्या होता है? बहुत छोटे 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 छेद होते हैं। इन छेदों में से पानी कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है। अब आपको पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे छेद हैं और बहुत थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। अब यही पानी क्या करता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखो, जो पानी बाहर निकल रहा है वो किस में जा रहा है? वेपर फॉर्म में। और अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या रिक्वायर्ड है? लेटेंट हीट। और वो इस लेटेंट हीट को कहाँ से लेता है? मटके में से, और जो बचा हुआ अंदर का पानी है उसमें से, और वेपराइज हो जाता है। तो मटका कैसा हो जाएगा? ठंडा। उसकी तो हीट चली गई, जो रिमेनिंग वाटर है उसने भी हीट लूज की है, तो पानी कैसा हो जाता है? ठंडा। ऐसे ही बहुत लोग गर्मियों में अपने घरों के आगे पानी छिड़क देते हैं।
उससे क्या होता है कि अब वो जो पानी है वो क्या बनाएगा, अपनी वेपर्स, और वेपर्स बनने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट, और वो लेटेंट हीट कहाँ से जाएगी, आसपास की सराउंडिंग से। तो आसपास क्या हो जाएगा, ठंडा। इसकी वजह से लोग अपने घरों के आगे पानी छिड़क देते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके कूलरों में होता है। कूलर्स के अंदर क्या होता है, वाटर हम लोग भर देते हैं, यही पानी एवेपोरेट होता है, तो क्या लेगा, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, आसपास की सराउंडिंग से। तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी। तो सोचो, जिस दिन इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उस दिन कूलर भी ठंडा ज़्यादा करेगा। और इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगी, जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो ड्राई डेज होते हैं, तो जो गर्मियों वाले दिन होते हैं, उनमें कूलर ठंडा कर देता है। और जो उमस वाला दिन होता है, बारिश हो जाए, उमस हो जाए, तो उस दिन कूलर अच्छे से ठंडा नहीं कर पाता है। उसका रीज़न क्या है, इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये पूरा समझ में आया। तो ऐसे ही आप लोग स्वेटिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करती है, स्वेट निकालती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज कर देते हैं। अभी स्वेट क्या करता है, इवेपोरेट। इवेपोरेट करेगा तो क्या लेगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, बॉडी से। तो बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी है, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और स्टेट होती है मैटर की, वो है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट जो होती है ये मिलती है सन के अंदर और दूसरे स्टार्स के अंदर। ये उन जगह पर मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक सन और स्टार्स। अर्थ पर भी हम लोग प्लाज्मा स्टेट बना सकते हैं, लेकिन लैबोरेटरीज में। क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब होता है तो क्या हो जाता है, आपको पता है मैटर किससे बना है, एटम से। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग पूरा एटम के बारे में 9th क्लास में लास्ट में पढ़ोगे, बस यहाँ पर हल्का हल्का समझ लो। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चले जाते हैं और एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जाता है तो हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम इसको बोलते हैं आयन। आप बस अभी ये समझो, प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बाहर चले गए हैं, और आयन्स होते हैं, दैट्स इट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये मिलती है हमें सुपर लो टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तब मिलेगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आया। इसका नाम बोस-आइंस्टीन क्यों है, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट किया था, इसके बारे में बोला था सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडिया के थे और एल्बर्ट आइंस्टीन। यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को प्रैक्टिकली लैब के अंदर बनाया 3 साइंटिस्ट ने। ये थे कॉर्नेल, कैट्रेल एंड वीमन। ये तीनों यूएसए के थे। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोग इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करो, और आप लोग देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो अब आप लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग अपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो ताकि जैसे आपकी क्लास की वीडियो आए आप लोग देख सको। और अगर किसी बच्चे को ऐसे दिक्कत आ रही है कि 9, 10, 11, 12 की सभी वीडियोस हैं चैनल पर, तो उसको सर्च करने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग क्या करो, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्रिप्शन में आप लोगों के जैसे वीडियोस आते हैं चैनल पर, वहीं ऊपर एक ऑप्शन होता है व्यू चैनल। उस पर जब आप क्लिक करते हो तो ऊपर ऑप्शंस आते हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।
and share this video with other students. Okay, thank you.